अगर आज मिल गई भाई गाड़ी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं बस यही वेट कर रहा हूँ फटाफट पहुंचूं। सामने है भाई अपना हैलिफैक्स पोर्ट, ये जो सामने शिप दिख रही है जिसपे कंटेनर्स हैं। तो फाइनली भाई कनाडा में थार रॉक्स आ चुकी है, जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पर तो लिखा हुआ है भाई अपॉइंटमेंट्स मस्ट बी मेड इन एडवांस, बट ऐसा कुछ मुझे लिख के नहीं दिया था उन्होंने PDF में। मुझे लगा था सिर्फ कस्टम क्लियरेंस के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। रहते अंदर ही हैं भाई, फ़ोन नहीं उठाते भाई। अभी इसने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि वो तो छुट्टी पे हैं। डायरेक्टली अगर हम कस्टम ऑफिस जाते हैं ना तो वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि हमारा टाइम भी बचता है और शायद से आज ही गाड़ी हम ले सकते थे। बट दिक्कत ये है कि इन्होंने बोला कस्टम ऑफिसर्स चेक करेंगे कि मड या सॉइल कुछ भी नहीं है गाड़ी के अंदर। बट गाड़ी मेरी यहाँ है। पहुँच गए भाई, ये है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी CBSA। एंड फ्रॉम न्यूयॉर्क आई विल बी शिपिंग बैक इट टू इंडिया। या So you're shipping it back from New York. What's the value of the vehicle? It is around 29,000 Canadian dollars. So you have your cousin here, and you know someone in London, Yeah. Ontario. Yeah. And then, do you know anyone in the States? In United States, I have friends, but I don't have any like cousin or brother over there. भाई साहब इतने क्वेश्चन पूछ लिए, मेरा सारा चिट्ठा पूछ लिया इन्होंने इंडिया से लेके यहाँ तक, और उसके बाद बोलते हैं कि आज हम नहीं कर पाएंगे क्लियर, आपको वापस से आना पड़ेगा। मुझे लग रहा था कल भी गाड़ी मिलेगी, क्योंकि कल ये कह रहे हैं कि पूरा दिन तो ये जो फाइल इन्हें पढ़नी है वो पढ़ेंगे पूरा दिन। वेदर इज़ सनी एंड टुडे इज़ मंडे। आसमान में आज इतने ज़्यादा घने बादल हैं नहीं, इस वजह से थोड़ा अच्छा मौसम है। और अच्छा है कि आज अच्छा मौसम है, क्योंकि आज हम लोग निकल रहे हैं भाई हैलिफैक्स अपनी गाड़ी लेने। चलते हैं, आप लोगों को सारा प्रोसीजर, सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ समझाता हूँ। बहुत लंबा रास्ता है वैसे तो, सिर्फ और सिर्फ 2.5-3 घंटे की ड्राइव है यहाँ से, बट फिर भी 2.5-3 घंटे में सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूँगा कि क्या क्या हुआ पिछले 2 दिन में बेसिकली, और क्या क्या हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन नीडेड थी। लोकेशन लगा लिए भाई मैंने, जो लोकेशन मुझे आई थी ऑटोपोर्ट लिमिटेड करके लोकेशन है। यहाँ पे से लगभग 250 किलोमीटर की जर्नी है और 1 बजे पहुँचने का टाइम दिखा रहा है, लगभग 2.5 घंटे ट्रैवल करना है। बाकी भाई काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो स्किप कर दी होगी जब मैंने गाड़ी शिप की थी साउथहैम्पटन पोर्ट UK से, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो से चैनल पे विजिट कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है भाई क्या चल रहा है। तो गाइज मैं इंडियन कार महिंद्रा थार रॉक्स को लेके इंडिया टू अमेरिका बाय रोड ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने गाड़ी अपनी UK से कनाडा शिप कराई, क्योंकि कुछ भी ऑप्शन नहीं है वहाँ से आप लोगों को अटलांटिक ओशन क्रॉस करने के लिए शिपिंग ही करानी पड़ेगी। तो मैंने जो शिपिंग दी थी वो रोल ऑन रोल ऑफ में दी थी। बाकी अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से हैलिफैक्स पोर्ट, जो कि आपका नोवा स्कोशिया प्रोविंस में पड़ता है, वहाँ पर गाड़ी आ चुकी है, गाड़ी कलेक्ट करने। अब जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को बता देता हूँ भाई, जब मैं साउथहैम्पटन गया था ना, वहाँ पर जब मैंने गाड़ी डिलीवर की थी शिपिंग के लिए, तो बहुत जल्दी काम हो गया था। मैक्सिमम मुझे 5 से 6 मिनट लगे थे बस। उनको गाड़ी मैंने दी, उन्होंने एक मेरे से ऑलरेडी प्रिंट मंगवा रखा था, उस पर उन्होंने रिसीविंग की स्टैंप लगाई और मुझे वापस वो रिसीट दे दी कि हाँ ठीक है, कलेक्शन स्लिप कह सकते हो आप बेसिकली, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला था ठीक है आप जा सकते हो, और उस पर ट्रैकिंग नंबर और उस सबका मेरे को मेल आ गया था कि हाँ आपकी गाड़ी रिसीव हो चुकी है पोर्ट पे। तो एक्चुअल में जो डेट थी ना मेरी शिपिंग की, वो 31 मार्च थी। उससे पहले मैं दे चुका था, मतलब 30th को मैं दे चुका था गाड़ी, और 3rd को मेरी सेलिंग डेट थी। सेलिंग डेट होती है जिस दिन आपका शिप निकलेगा उस पोर्ट से अपने डेस्टिनेशन के लिए, बट उसके लगभग 3 दिन पहले, मतलब कट ऑफ टाइम जो होता है वो 3 दिन का होता है, चाहे वो पहले हो जब आप डिलीवर करते हो गाड़ी, या फिर जब आपकी गाड़ी डेस्टिनेशन में पहुंच जाती है और उसके बाद जब आपको रिसीव करनी हो गाड़ी। तो 2 से 3 दिन आपको कट ऑफ टाइम लेके चलते हैं वो लोग। तो 3 दिन के वैसे के लिए उन्होंने मुझे बोला 31st इज द लास्ट डेट आपको जब गाड़ी देनी है। तो 31st को ही दी थी मैंने मॉर्निंग में, सॉरी 30th को मैं गया था, बट 30th को मैं लेट हो गया था, तो 31st को उन्होंने गाड़ी ली थी मुझसे और 5-7 मिनट में काम हो गया था। मैं गाड़ी दे के आ गया। पहले इन लोगों का जो यहाँ पर ट्रांजिट टाइम था सारा वो 6 से 7 दिन का इन्होंने बताया था। तो उस हिसाब से 3 तारीख से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 10-11 तारीख की मेरे को डेट आ रही थी कि आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी कनाडा, और विद इन 2 to 3 डेज मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, जिसकी डेट आ रही थी लगभग 13 से 14। तो इसी वजह से मैं फ्लाइट करके आ गया था भाई कनाडा अपना। मैं ओंटारियो में था, ओंटारियो से फिर जब मुझे पता चला, मैं लगातार मैं ट्रेस तो कर ही था गाड़ी को, बट मेरे को थोड़े दिन बाद पता चलता है कि भाई गाड़ी 3 को भी नहीं निकली, फिर 4 को भी नहीं निकली, 5 को भी नहीं निकली, 6 को भी नहीं निकली, इनफैक्ट 7 तारीख को गाड़ी निकली है वहाँ से। अब उसका रीज़न वो लोग बिल्कुल भी नहीं देते हैं, क्योंकि उनमें वो प्रॉपर नीचे नोट्स में लिखे रहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि सेलिंग डेट चेंज हो सकती है, इट माइट बी बिकॉज ऑफ वेदर, या फिर शिपिंग कंपनी के कुछ भी गुड्स इधर उधर हो, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने पहले बोला था हम इसकी गारंटी नहीं देते हैं कि किस दिन गाड़ी निकलेगी, चाहे वो 1 महीना भी डिले कर सकते हैं, तो उनके ऊपर ही होता है वो। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं,
फिर ये होता है कि 7 तारीख को वहाँ से शिप निकलता है और यहाँ पर कनाडा आके लगता है भाई 15 तारीख को। तो आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी लगभग हो गया आपका 8-9 दिन हो गया, 15 भी नहीं, सॉरी 17 को लगता है, 15 को आ रहा था पहले और 17 की डेट आएगी, अपना गाड़ी यहाँ पर लग चुकी है। अब इस ड्यूरेशन के बीच ना मैं कंटिन्यूसली उन लोगों से बात कर रहा था ईमेल पे, क्योंकि उनका नंबर लगता नहीं है भाई, और कनाडा आने के बाद टाइम डिफरेंस जो था वो यूके से 4.5-5 घंटे और चेंज हो गया, तो वहाँ पर 5 बजे ऑफिस बंद होता, तो इस हिसाब से कनाडा के 1:30 बजे के आसपास दोपहर की बात करूँ वो लोग रिप्लाई करना एकदम बंद कर देते हैं, ठीक है। अब मॉर्निंग में उनसे एकदम कम्युनिकेट करना शुरू करो भाई, बहुत ही डिलेड रिस्पॉन्स आ रहे हैं इनके ईमेल पे। सीरियसली मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतनी बड़ी कंपनी IVSS करके कंपनी है, यूके और कनाडा या फिर यूके और USA बेस्ड या फिर यूरोप और अपना UK बेस्ड, ठीक है, ऐसे करके ये लोग शिपिंग पूरी चलवाते हैं। बट इंडिया से इनका कोई रिलेशन नहीं है, एशिया और इंडिया से कोई भी इनका कनेक्शन नहीं है, मतलब मेनली ये कनाडा USA यहाँ सबकी कंपनी है, ठीक है। बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई इनका इतना डिले रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि फ़ोन नंबर इनका लगता नहीं है, जब लगता है तो वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। बट इन्होंने जो मुझे प्रोसेस समरी भेजी थी उसमें इन्होंने पॉइंट्स लिख रखे थे कि इस तरीके से आपको फॉलो अप करना है, उस हिसाब से मैंने जब कॉल किए यहाँ के पोर्ट पे तो वो कुछ और अलग बता रहे हैं, और पोर्ट वाले कह रहे हैं कि हमने आज तक ऐसा कुछ सुना नहीं है जिस हिसाब से आपको बोला गया है, या फिर जो मेरे को पॉइंटर्स आए हैं। तो आपको पॉइंटर्स बता देता हूँ क्या क्या थे। सबसे पहले तो उनका ये था कि जब भी कैरियर पहुंचने वाला होगा, मतलब जो आपका वेसल पहुंचने वाला होगा डेस्टिनेशन पे, उसके लगभग 2 से 3 दिन पहले वो लोग मुझे 2 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएंगे। पहली चीज़ जो थी वो था अराइवल नोटिस, दूसरा था बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग भाई एक आपका ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर मेरी सारी डिटेल्स, मतलब कंसाइनी जो है जिसका सारा का सारा कंसाइनमेंट है, जो ओनर है उस गुड का कार्गो का या फिर कार का आप कह सकते हो, ठीक है, उसकी सारी डिटेल्स मतलब कि मेरी डिटेल्स, जो यहाँ पर कलेक्शन करेगा उसकी सारी डिटेल्स मतलब कि मेरी डिटेल्स, मतलब मेरे वाले केस में तीनों इंसान मैं ही हूँ। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मैंने कोई एजेंट हायर कर रखा हो तो उस एजेंट की डिटेल आएगी। यहाँ पर जो एड्रेस था वो मैंने निशान कर दे दिया था, तो फिर इसका एड्रेस वहाँ पर आ गया था सारा का सारा, ठीक है। वहाँ पर यूके में जो था वहाँ पर सागर से अगर शिपिंग करा रहा होता तो सागर की सारी डिटेल्स आती, बट मेरे केस में तीनों इंसान मैं ही था, तो मेरी सारी डिटेल्स, उसके अलावा मेरे गुड्स जो है, मतलब मेरी कार जो है उसकी सारी डिटेल, वेट, हाइट, लेंथ, सब कुछ उसकी A to Z डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद वहाँ का एड्रेस साउथहैम्पटन का जहाँ पर मैंने गाड़ी डिलीवर की, यहाँ पर एड्रेस जो मैंने यहाँ पर मेरे को जाके गाड़ी जहाँ से रिसीव करनी है। तो बिल ऑफ लेडिंग बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारा का सारा लिखा होता है, ठीक है। सेकंड चीज़ होती है भाई अराइवल नोटिस। अराइवल नोटिस आपका तभी प्रिपेयर होता है जब यहाँ पर शिप आके लगने वाला होता है और कंफर्म हो जाती है डेट कि हाँ इस डेट को शिप आ जाएगा। तो जैसे 17 तारीख को कंफर्म हो गई थी डेट, तो इन्होंने मेरे को 14 या 15 तारीख के आसपास इन्होंने मुझे अराइवल नोटिस भेज दिया था। तो वो दोनों लेके मेरे को पोर्ट पे जाना है कस्टम क्लियरेंस ऑफिस में सबसे पहले, और कस्टम क्लियरेंस ऑफिस में मेरे को जाके कस्टम क्लियरेंस करवाना है। उसमें भी 2 ऑप्शन आते हैं, या तो मैं जाके वहाँ पर कोई एजेंट हायर कर लूँ या फिर मैं खुद से करवाऊँ। खुद से करने का ऑप्शन था, इस वजह से मैंने कोई एजेंट नहीं करवाया। रीज़न ये नहीं है कि पैसे देने पड़ते उसको, जो भी लेता, बट मेरे हेडेक एकदम खत्म हो जाती। बट मुझे एक बार एक्सपीरियंस करना था, क्योंकि ईरान में भी हम जब एकदम थक गए तो उसके बाद हमने जाके फिर एजेंट हायर किया था, क्योंकि वहाँ पर किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। बट यहाँ पर जिन लोगों का एक्सपीरियंस है गाड़ी इंपोर्ट करने का, चाहे वो परमानेंट इंपोर्ट हो या फिर टेम्परेरी इंपोर्ट हो। हाँ, बाय द वे, परमानेंट इंपोर्ट और टेम्परेरी इंपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, मान लो किसी को गाड़ी यहाँ पर लाके प्रॉपर यहीं पर ही रखनी और चलानी है, तो उसको यहाँ पर ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ड्यूटी पे करके आप यहाँ पर गाड़ी रख सकते हो। हर कंट्री का यही रूल होता है। इंडिया में भी अगर आपको लेके आनी है गाड़ी, तो हर कंट्री की अपनी अपनी ड्यूटी होती है, और ड्यूटी पे करो और अपना रह लो। टेम्परेरी इंपोर्ट में कुछ टाइम की लाती है, 6 महीने, 1 साल मैक्सिमम है कनाडा का। 1 साल से ज़्यादा आप कनाडा में गाड़ी नहीं रख सकते हो। अगर उससे ज़्यादा रखते हो तो फिर वो इलीगल है, अगर आप शॉर्ट स्टे के लिए लेके आ रहे हो गाड़ी। तो मेरा टेम्परेरी इंपोर्ट में इतना ज़्यादा कोई हेडेक थी नहीं, जहाँ तक मैंने पता किया। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद से जाके कस्टम क्लियरेंस कराऊंगा, और इतना ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर। फटाफट जाओ, उनको सारी डिटेल्स दो, सारे डॉक्यूमेंट्स दो, क्वेश्चन भी नहीं पूछते कुछ, सीधे जाके गाड़ी चेक करते हो, कस्टम क्लियरेंस हो जाता है। बाकी आते हैं भाई जो प्रोसेस था। फिर मेरे को कस्टम क्लियरेंस करवाने के बाद कैरियर रिलीज नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है जो कस्टम ऑफिस मेरी शिपिंग कंपनी को भेजेगा। शिपिंग कंपनी में भेजेगा कि भाई कस्टम क्लियरेंस हो चुका है इसका, अब ये गाड़ी यहाँ पर उतर सकती है एज इन की गाड़ी तो ऑब्वियसली उतर गई भाई, वेसल तो आगे चला गया होगा, ठीक है। बाकी अब कैरियर रिलीज मिलने के बाद जो मेरी शिपिंग कंपनी है वो लाइन रिलीज करके एक डॉक्यूमेंट है वो भेजेगी पोर्ट पे, जिसके बाद मैं गाड़ी जाके अपने पिकअप कर सकता हूँ। बट उसके पहले कस्टम क्लियरेंस की एक और चेकिंग होती है, जिसमें वो सारा का सारा धूल या फिर मिट्टी, जो मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, बेसिकली गाड़ी अगर कनाडा में आ रही है टेम्परेरी इंपोर्ट में या परमानेंट इंपोर्ट में, कैसे भी अगर बाहर की गाड़ी कोई भी कनाडा में आ रही है, और ये सिर्फ कनाडा की बात नहीं है, ये यूएस से भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड में भी है। सबसे स्ट्रिक्ट है ऑस्ट्रेलिया में। क्या है वो बताता हूँ। तो बेसिकली गाड़ी के अंदर सॉइल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, गाड़ी नीट एंड क्लीन आनी चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी मैंने अच्छे से एकदम वॉश कराई थी, डीप क्लीन कराई थी।
ठीक है, केमिकल से पूरा क्लीन कराया था मैंने, बोनट वगैरह एकदम चमकती हुई गाड़ी आई है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो भाई वो लोग अपने सर्विलेंस में रख के उसको पूरा वॉश कराएंगे और बहुत हैवी पेनल्टीज मारते हैं उसके ऊपर कि आप बाहर की सॉइल कनाडा में लेके आए हो। अब उसका रीज़न ये है कि कुछ होते होंगे भाई कीटाणु वगैरह, ये लोगों को नहीं चाहिए अपने सॉइल पे, ठीक है, तो इस वजह से उनको लगता है कि बाहर का सॉइल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो वो वाली चेकिंग एक बार करेंगे, अगर गाड़ी गुड टू गो है तो फिर वो वहाँ से रिलीज़ कर देंगे कि ठीक है आप गाड़ी लेके जा सकते हो। और हर एक चीज़ की जो भी मैंने प्रोसेस, मतलब इतना ही है प्रोसेस, ठीक है, आप जाके गाड़ी ले सकते हो, बता दिया मैंने। उसके पहले हर एक जो प्रोसीजर है या फिर हर जो स्टेप है ना, उसके इन्होंने प्रॉपर फिक्स्ड आवर्स बता रखे हैं कि 12 आवर्स 24 आवर्स। अब जो मेरे को गाड़ी मिलेगी ना, मतलब आज देखो किस्मत हुई तो मिल जाएगी, शायद ऐसा भी हो सकता है कि ना मिले, कल मिले, ठीक है। तो जैसे भी होगा आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि 24 आवर्स उन्होंने बोला है कस्टम क्लियरेंस के बाद वो लोग लेते हैं वहाँ से गाड़ी रिलीज़ करने में। तो एक बार पोर्ट पे चलते हैं भाई, जैसा भी होगा। अभी तो मैंने आप लोगों को ऊपर से बता दिया जो अभी तक हुआ है बेसिकली 2-4 दिनों में, क्योंकि मैंने शूट नहीं किया कुछ भी। ये सारी चीज़ें ईमेल वगैरह पे बात हो रही थी और आई होप मैंने सारे स्नैपशॉट्स लगा दिए होंगे, तो आप भी अपना रेफरेंस ले सकते हो साथ साथ। बाकी जो अब कुछ होगा आगे वो आप लोगों को जाके पता चलेगा, मतलब मेरे को जाके पता चलेगा पोर्ट पर, तब आपको बताता हूँ। कनाडा में समर्स आ गई हैं भाई, ये समझ लो बस समर शुरू ही होने वाली हैं। अभी भी मेरी कल बात हुई थी राहुल भैया से, तो बता रहे थे कि लंदन में स्नोफॉल हुई है कल अच्छी खासी। बट जब मैं निकला था लंदन से तो काफ़ी अच्छा खासा मौसम था। बट कनाडा में भाई कभी भी मौसम खराब हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता। अभी भी चलते चलते मेरे को स्नो दिख रही थी साइड में। लास्ट स्नो कब गिरी थी यहाँ पे? लास्ट वीक 2 हफ्ते हो गए, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको पंचर दिखाई पड़ रहा होगा, पीछे बर्फ़ पड़ी हुई थी। मतलब कह सकते हो कि समर स्टार्ट हो गई हैं, बट बीच बीच में बारिश हो सकती है। बाकी टोल भी आने वाला है भाई। लो भाई टोल आ गया है। ये टोल आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग जा रहे थे हेलीफैक्स से, जब रिसीव करने आया था मेरे को, तब भी पड़ा था। $4 का है भाई ये टोल, $4। कुछ बोलना है इनको? चलो भाई हो गया। Yep, that's everything. Medium. Yes. Got it. Just scan the button. All right. Yes, 12.50. No, no, be debit, please. Okay, there you go. 150 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं भाई, और बीच में पेट्रो कनाडा का एक स्टॉप और था, यहाँ पर रुके हैं टिम हॉर्टन्स लेने। थोड़ी सी नींद सी आ रही थी मुझे भी, और इसको भी आ रही है। सुबह जल्दी उठा हुआ था, मैं भी आज जल्दी उठ गया था। हमने कहा चल एक टिम हॉर्टन उठाते हैं, उसका सीधा खींचते हैं। यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव रह गई है और पोर्ट ओपन है 5 बजे तक, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारे पास 3-4 घंटे हैं, और बाकी आज मुझे सिर्फ कस्टम क्लियरेंस की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। अगर आज मिल गई भाई गाड़ी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं बस यही वेट कर रहा हूँ फटाफट पहुँचूँ और फिर वहाँ पर फेस टू फेस उनसे पूछूँ कि ये जो सारे प्रोसेस आपने मुझे बताए ऑनलाइन ईमेल करके, ये सारे के सारे वहाँ मैनुअली फटाफट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। सामने है भाई अपना हेलीफैक्स पोर्ट। ये जो सामने शिप दिख रही है जिस पे कंटेनर्स है, ऑब्वियसली ये हमारा वाला वेसल नहीं है, क्योंकि हमारी गाड़ी ऑलरेडी अनलोड हो चुकी है वेसल से और हमारा वेसल निकल भी चुका है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, रोल ऑन रोल ऑफ में ये गाड़ी कंटेनर्स में नहीं आई है। यांग मिंग मुझे लग रहा है चाइनीज शिप है, ये चाइना से आई होगी। अभी चलते हैं, चलो भाई पोर्ट पे एंट्री वगैरह लेते हैं, अंदर देखते हैं भाई यहाँ पर शूट करने देते हैं लोग कि नहीं करने देते। अगर नहीं भी करने देंगे तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को बता ही दूंगा उनसे परमिशन लेके, एक बार मैं गाड़ी तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे हो रही है भाई गाड़ी देखने की। क्योंकि लास्ट टाइम जो गाड़ी मैंने ड्रॉप की थी वो यूके में की थी, तो फाइनली भाई कनाडा में थार रॉक्स आ चुकी है। जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। भाई सब गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ चारों तरफ से, देख रहे हो, और सारी नई गाड़ियाँ हैं बिना नंबर प्लेट की, सारी कवर हो रखी हैं। ये सारी इम्पोर्ट हुई हैं, इधर शायद ये टेम्प्रेरी इम्पोर्ट वाली हैं। और काफ़ी लोगों के मेरे को इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब वीडियो पे भी कमेंट आए थे कि हमने आपकी गाड़ी देखी पोर्ट पे हेलीफैक्स पे। तो मैं वही सोच रहा था भाई ऐसी कहाँ खड़ी कर रखी है। यहाँ से लेफ्ट था ना? नहीं अच्छा सीधा है, ठीक है। और मैंने कहा ऐसी कहाँ खड़ी कर रखी है जो सब लोग देख पा रहे हैं। तो चलते हैं भाई, क्या पता मुझे भी दिखी जाए। बाकी पोर्ट पे शायद से नहीं जाने देगी, ये रहा ना ऑटो पार्ट लिमिटेड, यहीं की ही लोकेशन है। पार्किंग में करी होंगी। हाँ हो सकता है। ये है भाई ऑटो पोर्ट लिमिटेड, यहाँ पर इन्होंने मेरे को आने के लिए बोला, मतलब यहाँ की लोकेशन दी है। चलते हैं अंदर, फिर देखते हैं भाई कस्टम ऑफिस कहाँ पर है इनका।
यहाँ पर तो लिखा हुआ है भाई अपॉइंटमेंट्स मस्ट बी मेड इन एडवांस, बट ऐसा कुछ मुझे लिख के नहीं दिया था उन्होंने पीडीएफ में। मुझे लगा था सिर्फ कस्टम क्लियरेंस के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, और उससे पहले मैं सोचा था इनके ऑफिस में आके एक बार पूछ तो लूँ सब कुछ, क्योंकि मैंने इनके कस्टम क्लियरेंस में कॉल करा था, ठीक है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो उन्होंने बोला कि हमें अभी लाइन क्लियरेंस नहीं मिला है, उन्होंने बोला कि हमें कैरियर क्लियरेंस नहीं मिला, हम आपको मेल करेंगे। बट उससे पहले इन्होंने बोला कि आपको जाके कस्टम ऑफिस में खुद से कस्टम क्लियरेंस करानी पड़ेगी। तो अब लोकेशन उन्होंने मुझे यहाँ की दी है, ऑटोपोर्ट लिमिटेड की, बट कस्टम क्लियरेंस ऑफिस कहाँ है वो पता करना पड़ेगा, एक बार पूछ के देखते हैं। एक बार कॉल कर रहे हैं भाई, रहते हैं अंदर ही हैं, रहते अंदर ही हैं भाई, फ़ोन नहीं उठाते भाई। अभी इसने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि वो तो छुट्टी पे हैं जिनका हमें मिला था कांटेक्ट, बट कोई और होगा अंदर। तो उनके एक्सटेंशन पे जब डायल किया तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, तो ये ऑफिस है। जो मेन बंदी है जिसका काम है ये, हाँ, उसका वॉइसमेल जा रहा है कि मैं सितंबर 3 को वापस आऊँगी। अच्छा। और तो मैंने उनकी जो मेन रिसेप्शन है फिर उसको फ़ोन किया, वो कह रही मैं भी इधर नहीं हूँ। फिर मैंने इनकी एक्सटेंशन ली 2277 की गूगल से, फिर इस लड़की ने उठाया, मैंने उसको समझाया तो ये कह रही कि वो तो इधर ही है। अच्छा अच्छा, ये वही लड़की है। हाँ, वो कह रही कि मैं उसको देख के ला दूँ जो ऑफिस में है। हो गया भाई काम यहाँ से। जिस चीज़ का थोड़ी सी कंफ्यूजन थी ना, वो चीज़ क्लियर हो चुकी है। कंफ्यूजन ये थी कि मुझे जो डॉक्यूमेंट चाहिए था कैरियर लाइन से, या फिर आप कह सकते हो मेरे शिपिंग कंपनी से, उन्होंने मुझे भेजी थी, बट वो किसी और नाम से थी, नोटिस ऑफ अराइवल से, ठीक है। और ये नोटिस ऑफ अराइवल का डॉक्यूमेंट जो मुझे आया है, ये मुझे कस्टम क्लियर करवाना है सबसे पहले जाके, और वो ब्लू स्टैम्प लगा के देंगे एक फॉर्म पे, कस्टम क्लियर हो चुका है और जो भी मेरे ड्यूज तो मैंने क्लियर कर दिए हैं, और उसके अलावा गाड़ी नीट एंड क्लीन है और मेरी गाड़ी आ चुकी है। ये बोल रहे हैं हाँ यहाँ पर है गाड़ी, मतलब इनके पास है, बट विदाउट कस्टम क्लियरेंस ही मुझे गाड़ी नहीं देंगे। बट इशू ये हो गया है कि अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:45, और यहाँ से वो जो लोकेशन है कस्टम क्लियर ऑफिस की, वो लगभग 2 घंटे के आसपास, नहीं 30 मिनट्स के आसपास है। और 2 बजे हम लोग लगभग 2 सवा 2 पहुँचेंगे, और तब तक ये ऑफिस बंद हो जाएगा, तो मुझे अब रुकना ही पड़ेगा एनी हाउ यहाँ पर। और कल फिर आके इनको मैं वो डॉक्यूमेंट दूंगा और ये स्ट्रेट अवे मुझे गाड़ी दे देंगे। तो इतना लेंदी प्रोसीजर नहीं है, बस ये है कि यहाँ से जो डिस्टेंस है वो थोड़ा दूर है, 30-35 मिनट की ड्राइव है। डायरेक्टली अगर हम कस्टम ऑफिस जाते ना तो वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि हमारा टाइम भी बचता और शायद से आज ही गाड़ी हम ले सकते थे। बट इन्होंने कस्टम ऑफिस की कोई मुझे लोकेशन भी नहीं शेयर की थी ना कुछ। अभी हमने यहाँ पर पूछा तो उन्होंने कस्टम ऑफिस की लोकेशन बताई। साथ ही साथ भाई मुझे एक चीज़ और समझ नहीं आ रही है कि इन्होंने बोला कि वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, लाके यहाँ देना है और फिर उसके बाद मुझे गाड़ी मिल जाएगी। बट दिक्कत ये है कि इन्होंने बोला कस्टम ऑफिसर्स चेक करेंगे कि मड या सॉइल कुछ भी नहीं है गाड़ी के अंदर, बट गाड़ी मेरी यहाँ है, कस्टम ऑफिस लगभग 35 मिनट दूर, तो वो यहाँ पर आएंगे या फिर ये लोग चेक करेंगे उनके बिहाफ पे, क्या है वो पता नहीं, वो एक बार जब होगा तभी पता चलेगा। पूरे हैलिफैक्स में मुझे ऐसा लग रहा है भाई पोर्ट ही पोर्ट है, देख रहे हो इधर भी पोर्ट है। अभी पीछे लगभग 15 मिनट पहले जहाँ पर थे वहाँ पे भी पोर्ट था, मुझे लग रहा है वो CFS हो सकता है, नहीं बट वहाँ पे भी शिप खड़ा हुआ था, उससे कंटेनर्स भी थे और वैसे रोल ऑन रोल ऑफ वाला शिप भी था। और यहाँ से भी हम जहाँ कस्टम जा रहे हैं, कस्टम ऑफिस ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिटी में होगा, वहाँ पर भी 100% पोर्ट होगा। तो पूरी सिटी मुझे लग रहा है पोर्ट्स की है हैलिफैक्स। पहुँच गए हैं भाई, ये है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी CBSA, और हमने इनको कॉल करके पूछ लिया है। बहुत देर, कम से कम 15-20 मिनट की कॉल थी ना, आधे घंटे से भाई साहब इनके वेटिंग लाइन आ रही थी। और फिर उठाया उन्होंने तो उन्होंने बोला कोई ज़रूरत नहीं आपको अपॉइंटमेंट बुक करने की, आप डायरेक्ट वॉक इन जाओ और वहाँ पर अपना कस्टम क्लियर करा लो। अब यार 3 बजे बंद हो जाएगा, सीरियसली 1 घंटा लेट है हम बस। अगर 1 घंटा और होता हमारे पास तो आज ही गाड़ी मिल जाती, बट देखते हैं, कोशिश करेंगे अभी भी। हाँ अच्छा, हाँ डॉक्यूमेंट तो ले लूँ भाई। 1 hour later. हाँ यार, अगर वो 3 बजे बंद नहीं होता तो आज ही गाड़ी मिल जाती। तो भाई कस्टम ऑफिस से जस्ट बाहर आए हम लोग, प्रिंट आउट लेने, 1-2 प्रिंट्स लेने हैं। मुझे लगा ही था, उस पर मेंशन भी था, बट मुझे लगा क्या पता आज ना चाहिए और कल मेरे को कलेक्शन के टाइम पे चाहिए हो। तो इन्होंने मुझे क्या बोला, इनको मैंने बताया कि टेम्प्रेरी इम्पोर्ट है और ऐसा ऐसा है। तो दे सेड कि आप अराइवल नोटिस और मेरा रजिस्ट्रेशन जो है गाड़ी का, मतलब RC इंडियन RC, उसके प्रिंट आउट ले आओ 2, ठीक है। बाकी इन्होंने उस पर जो बिल ऑफ लीडिंग नंबर आता है, एक अराइवल नोटिस का भी एक यूनिक नंबर होता है, वो अपने सिस्टम पे डाल के देखा तो उन्होंने बोला इट इज़ ऑलरेडी क्लियर्ड एंड इट इज़ रेडी टू कलेक्ट। मतलब कि कस्टम क्लियरेंस जो इनकी साइड से होता है, सफाई वो सब देखना, वो हो चुका है भाई। तो उन्होंने बोला सर आप इसके 2 ले आओ, स्टैम्प वगैरह लगाएंगे और उसके बाद ये मुझे दे देंगे। और यहाँ से जब इंटीमेशन जाएगा शिपिंग कंपनी को, तो वहाँ से वो लोग जो डॉक्यूमेंट भेजेंगे, ये दोनों डॉक्यूमेंट लेके मुझे जाना है
भाई अपनी गाड़ी रिसीव करना। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। बाकी एक बार जिन लोगों को कन्फ्यूजन हुई हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी कि क्या हुआ पिछले 2-3 दिन में और अभी क्या चल रहा है, कन्फ्यूजन होगी तो इसी वीडियो के एंड में मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि क्या एकदम प्रोसेस था यहाँ पर और किस तरीके से अगर आप इंपोर्ट कराते हो, टेम्परेरी इंपोर्ट, कनाडा की बात कर रहा हूँ मैं, हर कंट्री पे हो सकता है स्टेप्स ऊपर नीचे हो, क्योंकि ईरान में आप लोगों ने देखा होगा कितनी परेशानी हुई थी भाई, ठीक है। बट अगर कनाडा में अगर आप लोग टेम्परेरी इंपोर्ट कराते हो तो यहाँ पर क्या प्रोसेस रहता है। ये भाई स्टेपल्स पास में ही था। स्टेपल्स बेसिकली मतलब ये क्या प्रिंट आउट की शॉप है? कन्फेक्शनरी टाइप है, कन्फेक्शनरी शॉप। अच्छा, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे? हाँ, पहले तो अच्छा, ये वहाँ पे भी था ना, क्या नाम है अपना, माउंटेन में, तो मुझे लगा शायद से ऐसा हो सकता है कुछ। ये है भाई स्टेपल्स, यहाँ पर मशीन्स लगी हुई हैं, खुद से जाओ खुद से प्रिंट निकाल लो। बाहर से हम लोगों ने स्टेपल्स की ईमेल आईडी पे ईमेल कर दिया था और ये यूनिक नंबर आया था, यहाँ पर डाल के सीधा आके पे किया और 1.35 का ना, 1.35 कैनेडियन डॉलर में 2 कलर प्रिंट आउट निकल गए हैं फटाफट। अब फोटो स्टेट करवानी है आरसी की। ये देखो भाई, इतने बड़े पेज पे आ गई है प्रिंट। इसी पे लेना है? छोटे पेज पे कर भाई, उनको प्रिंट वो लगाना होगा, वहीं वापस भेज दें। यहाँ से A4 साइज नहीं, रुक जा नहीं, ऑटो पेज पे मत कर भाई, यही वाला आएगा मेरे हिसाब से। ये कौन सा साइज़ है? ले लिए भाई सारे प्रिंट्स और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पर ऐसा कि क्रेडिट कार्ड टैप करो और जितने भी आपका अमाउंट का निकलेगा प्रिंट उतना यूज़ हो जाएगा, बाकी सब आपके क्रेडिट कार्ड में वापस आ जाएगा। बट यार प्रिंट बड़े महंगे हैं। कितने का पड़ा मैं एक प्रिंट? ये सारे प्रिंट के $7-8 के पड़ गए। सारे में क्या था, सिर्फ 2 कॉपीज थी कलर्ड। भी निकली हो। गलत निकली, बट वैसे प्राइस देखा जाए फिर भी भाई लगभग $7-8 में 4 पेज का प्रिंट था। बट 2 गलत निकल गए, वो हम हटा दे। गलत भी क्या निकले, ब्लैंक पेज के पैसे लिए इन्होंने, ब्लैंक पेज निकल आया उसके भी इन्होंने चार्ज कर लिए। ब्लैंक पेज और 2 फिर वैसे। हाँ गलत, टोटल 7-8 प्रिंट मान लो, फिर भी भाई लगभग $1 का है एक प्रिंट, तो 70 रुपये के आसपास का एक प्रिंट था। चलो कोई नहीं, फटाफट पहुँचते हैं भाई। आज अगर ये वाला काम क्लियर हो गया ना तो एटलीस्ट कल हम लोगों को यहाँ पर कस्टम ऑफिस नहीं आना पड़ेगा और सीधा वहाँ ऑफिस जाके और वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट देके और अपनी गाड़ी निकाल लेंगे और सीधा कल पहुँच जाएंगे अपना माउंटेन वापस। New York, and from New York I'll be shipping back it to India. Yeah. So you're shipping it back from New York? Yeah. Do you know anyone inside of Canada? What's the value of the vehicle? It is around 29,000 Canadian dollars. Yeah, in Indian rupees, somewhere around like 26,000 Indian rupees. 26 lakhs Indian rupees, sorry. So you have your cousin here, and you know someone in London, Yeah. Ontario? Yeah. And then, do you know anyone in the States? In United States, I have friends, but I don't have any like cousin or brother over there. Go ahead and fill that document out, please. Okay. There's pens just in that basket right there. Okay, sure. भाई साहब इतने क्वेश्चन पूछ लिए, मेरा सारा चिट्ठा पूछ लिया इन्होंने इंडिया से लेके यहाँ तक, और उसके बाद बोलते हैं कि आज हम नहीं कर पाएंगे क्लियर, आपको वापस से आना पड़ेगा कल, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम एक बार फाइल रीड करनी है पूरी। पता नहीं ऐसा क्या रीड करना है भाई। हमारे बगल में एक जर्मन बंदा था, उससे भी क्वेश्चन पूछे इन्होंने, नो डाउट। अरे यार कुछ गिरा तो नहीं? कुछ नहीं पूछा, उसे खाली स्टैम्प लगा के दे दिया। वही तो, अब हम ये सोच रहे हैं शायद से ऐसा हो सकता है कि उसको भी चक्कर कटवाए हो पहले, बट नहीं, उससे पूछा ना, आर यू गोइंग टू सेल योर मोटर होम ओवर हियर। मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे सारी चीज़ें करवाने के बाद। मुझे लग रहा था कल भी गाड़ी मिलेगी, क्योंकि कल ये कह रहे हैं कि पूरा दिन तो ये जो फाइल इन्हें पढ़नी है वो पढ़ेंगे पूरा दिन। हाँ। उसके बाद फिर रिलीज फॉर्म देंगे, रिलीज फॉर्म लेके फिर ऑटो पार्ट जाना पड़ेगा, जो कि 3 बजे तक खुलता है, वही बंद हो जाएगा। तो परसों टेक्निकली गाड़ी मिलेगी। अगर इनको मतलब पूछा इनसे मैंने कितने बजे खुलता है सुबह ऑफिस, तो ये कह रहे हैं कि 8 बजे। तो इसने बोला 8 बजे आ जाएं, तो कह रहा है कि नहीं 8 बजे मत आओ, मुझे एक बार फाइल रीड करनी है आपकी पूरी, ठीक है। तो मैं आपको कॉल करूँगा, मैंने अपना नंबर भी दिया था, इसका नंबर भी दे दिया, कैनेडियन नंबर। उसका उन्होंने बोला कि मैं रीड करके आपको I'll give you a ring, then you can come to office and our officers will go to the car to inspect। और मुझे बोला कि तुमको आना ही पड़ेगा क्योंकि तुम ओनर हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते भाई। तो भाई
व्हाट्स द सीन्स, कह रहा ऑफिस छोड़ के यहाँ बैठा हूँ। अरे यार सही में यार, ये पोर्ट का चक्कर, शिपिंग का चक्कर ना होता ही यही है बोला ही था पहले यार। मुझे नहीं लगा था, क्योंकि मैंने राहुल भाई से उनसे एक्सपीरियंस पूछा था, तो वो कह रहे थे कि मेरी गाड़ी तो फंस गई थी, मतलब उनकी गाड़ी में थोड़ा डस्ट वस्ट था, वो कैनेडियन गाड़ी थी, जब वो इंडिया से वापस भिजवा रहे थे कनाडा गाड़ी, तो उन्होंने बोला इतना ज़्यादा इशू होगा नहीं। तो मुझे लगा था कि जैसा शायद यूके में एक्सपीरियंस था वैसा ही यहाँ पर हो, बट कोई नहीं, नॉर्मल है, चीजें होती हैं भाई। पर कितना आसान था साउथहैम्पटन में, जैसे मैंने गाड़ी दी थी, यूं गाड़ी दी 5 मिनट में फ्री भाई, सीधा बस बुक की, वापसी लेस्टर। बट कुछ नहीं कर सकते, चलो। बाकी क्वेश्चन की बात करूं तो एक तो ना होता क्या है कि जब ऐसे कोई सीरियस मोमेंट होता है ना, तब मैं एकदम से हौच-पौच हो जाता सब कुछ। मेरे को जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो नहीं मिलता, जो वो क्वेश्चन पूछते हैं मैं उसमें भी डॉक्यूमेंट ढूंढने लग जाता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि मतलब यहाँ पर आने के लिए आपको किसने बोला, और मतलब आपने कॉल किसको किया था, जो भी है। तो एकदम हौच-पौच हो गया माइंड में, बट फिर एकदम शांति से आंसर किया मैंने कि पहले मैं वहाँ गया था, फिर उन्होंने बोला यहाँ पर आओ, और फिर यहाँ पर कॉल करके उन्होंने बोला कि हाँ अपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं, आप वॉक इन आपका डायरेक्टली हो सकता है, यहाँ पर आके आप कस्टम क्लियर करवा सकते हो। बाकी क्वेश्चंस की बात करूँ तो क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा भाई कि मतलब क्या करने वाले हो बेसिकली कनाडा में, अपना प्लान समझाओ पूरा। तो मैंने बताया यहाँ से लेके वैंकूवर तक ड्राइव करूँगा, फिर मैं वहाँ से एंटर कर जाऊँगा यूएसए सियाटल से फिर लास वेगस, लॉस एंजलिस, वहाँ से A66 पकड़ के शिकागो से फिर अपना न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से मैं गाड़ी अपनी वापस शिप करा दूँगा इंडिया। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर वो बोलते करते क्या, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, मैंने बताया यूट्यूबर हूँ। फिर उसने बोला यूट्यूब पे आपकी सारी वीडियोज़ हैं सारी, मैंने कहा हाँ है, ठीक है। उसके अलावा फिर वो फादर्स नेम सब कुछ वो मैच कर रहे थे, जो भी मेरी शिपिंग लाइन से मेरे का जो अपना अराइवल नोटिस मिला था, जो मेरा आरसी थी गाड़ी की वो, और मेरे डॉक्यूमेंट्स मतलब मेरे पासपोर्ट की डिटेल्स। तो उन्होंने बोला कि हाँ मतलब कार ओनर मैं ही हूँ। और ये चीज़ होती है भाई, आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा, अगर कभी ऐसे टेम्प्रेरी इंपोर्ट कराते हो या परमानेंट इंपोर्ट भी कराते हो, तो कार का ओनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से कभी भी मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं अपनी कंपनी के नाम पे, मतलब कंपनी पे रजिस्टर्ड होती है पूरी गाड़ी, उनका नेम नहीं होता वहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो इस चीज़ में भी कभी कभी इशू कर देते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि कंपनी के नाम के आपको एक डॉक्यूमेंट और लगाना पड़ेगा कि यू ओन दैट कंपनी। तो इस वजह से अपना पर्सनल जब रहता है ना नाम गाड़ी पे, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है किसी भी बॉर्डर क्रॉसिंग पे। गाइस ये देखना ज़रा, यहाँ पर स्कूल बस रुकी हुई है, इन्होंने ये बोर्ड साइड से निकाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर गाड़ी रोकनी पड़ गई। मतलब पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई जेब्रा क्रॉसिंग हो या फिर कोई ग्रीन लाइट रेड लाइट हो, कुछ नहीं। मतलब वो बस सिर्फ बच्चे उतार रही हैं और स्कूल के सामने तुमको रुकना ही रुकना है। बहुत हैवी फाइन है क्रॉस। अच्छा जी। और ये देखो इन्होंने बंदर ले लिया अपना मीटर सा, देखो भाई साहब, ये सारी चीज़ें ना बहुत ध्यान से। हाँ यार लेंगे जब इतने, इन्होंने जब वो चीज़ इम्प्लाई कर रखी है कि सड़कों पर चल के बस स्टैंड मतलब बस सीधा स्टॉप करियो, बल्कि लेफ्ट में उतारना था उसको बच्चों को। नहीं, वो उनके पास बच्चों का कुछ नहीं पता ना कि वो उधर के हाँ सही बात है। इन्होंने ऐसा कर रखा है। साहब मतलब ये छोटी चीज़ तो नहीं बोलूँगा इसको, काफ़ी बड़ी चीज़ है, बट यार इन सब चीज़ों से थोड़ा लगता है कि यार मतलब लोग फॉलो भी कर रहे हैं भाई, तो ये सारी चीज़ मुझे भी ध्यान देनी पड़ेगी। मतलब मैंने अभी तक इतना लंबा ट्रैवल करके मैं आ गया, लंदन भी 2 बार आ गया मैं, बट कनाडा मेरा फर्स्ट टाइम है। और ये छोटी चीज़ें मैंने पहले अभी तक नहीं देखी थी। कनाडा यूएस में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है इन सब चीज़ों को लेके। पोर्ट पे तो आज काम हो नहीं पाया भाई। बाकी हम लोग आ गए थे अर्पित भैया के पास। हेलो भैया, हेलो बोल दो सबको। तो ये है भाई अर्पित भैया, ये नोवा स्कोशिया हैलिफैक्स ही रहता है, तो इनके पास आ गए थे। बाकी 1-1.5 घंटे से बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। अभी का प्लान ये है कि हम लोग जा रहे हैं, मतलब मुझे नहीं आइडिया था, मैंने आप लोगों को बट एक वीडियो में बताया था कि साउथहैम्पटन से टाइटैनिक निकला था। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि वो हैलिफैक्स के लिए निकला था कि मतलब निकला तो यूएस के लिए था, सॉरी कनाडा के लिए नहीं निकला था, यूएस के लिए निकला था। बट यहाँ पर ना एक सेमेंट्री मेमोरियल बना रखा है, जो भी लोग उस टाइम पे मतलब जिनकी डेथ हुई थी उस वाले जो भी मिस हैपनिंग हुई थी, मतलब वो रियल मेमोरियल है वैसे सेमेंट्री, मतलब सच में वहाँ पर लोगों को दफनाया गया था। रेस्क्यू बोट भेजी थी जो, हाँ काफी डेड बॉडीज इधर आई थी। अच्छा ओके। हाँ मतलब पहली ही जर्नी थी भाई टाइटैनिक की, तो वो पहुँच तो पाया नहीं था, मतलब फर्स्ट टाइम वो ट्रैवल कर रहा था जब से बना था। तो उसका मेमोरियल कह लो या फिर एक तरीके से मेंट्री कह लो, वहाँ पर एक बार जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा दिखाता हूँ। उसके बाद फिर अब आज का प्लान यही हो गया भाई कि यहीं स्टे कर रहे हैं और कल अपनी गाड़ी फिर लेके चलेंगे, और जाके मुझे थोड़ा बहुत काम भी करना है, तो इसलिए फटाफट मैंने कहा चल के वहाँ थोड़ा घूमते हैं, रात को खाना वाना खाते हैं, उसके बाद सीधा चल के अपना सोते हैं, सो दैट कल जल्दी उठ के सारी चीज़ें फटाफट हो जाए और अपनी गाड़ी लेके फ्री हो जाए यहाँ से। अच्छा, ये दोनों पूरे एकदम सेपरेटेड हैं,
तो ये हेलीफैक्स है ना सामने, हाँ ये हेलीपैड। सामने ये हेलीफैक्स है भाई। और अभी भैया के घर हम गए थे तो भैया का घर था डॉर्टमाउथ, मतलब इसकी जो स्पेलिंग है डॉर्टमाउथ मैंने स्क्रीन पे लगा दी हुई है, आप देख सकते हो। तो डॉर्टमाउथ स्पेल करते हैं बट इसको बोलते क्या है, डर्टस्मिथ, डरमिथ, डरमिथ इसकी प्रोनाउंसिएशन। और बाकी एक फैक्ट और बताऊं आप लोगों को, तो डरमिथ सिटी में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लेक्स हैं, मतलब नंबर ऑफ लेक्स हैं। और ये चीज़ मैंने गूगल नहीं किया बट फिर भी नीचे मैं डाल दूंगा आप लोगों को एग्जैक्ट नंबर या स्नैपशॉट मैंने लगा दिया होगा। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लेक्स कनाडा में, और कनाडा में सबसे ज़्यादा लेक्स जो हैं वो हैलिफैक्स की नेबरिंग सिटी डर्टस्मिथ में, डर्टस्मिथ राइट, डर्टस्मिथ में, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया फैक्ट है भाई, मतलब। और सबसे बढ़िया फ्रेश वाटर लेक्स हैं भाई, ऐसा नहीं सॉल्टी वाटर है, फ्रेश वाटर लेक्स हैं सारी। ये वैसे पूरा ग्रेवयार्ड ही है ना, मतलब पहले भी ग्रेवयार्ड ही था। ओके भाई, पूरा ग्रेवयार्ड है और इसमें हर जगह ना बोर्ड लगे हुए हैं, टाइटैनिक। अच्छा राइट में है क्या? वैसे तो ये पूरा का पूरा ग्रेवयार्ड है बट ये जो सेम से दिख रहा है ना आपको, ये मेमोरियल बनाया हुआ है। यहाँ पर ऐसे कोई बॉडी नहीं है बट मेमोरियल बनाया गया था। और इसके ऊपर अगर आपको डिटेल दिखाऊं तो सब पे डेट जो लिखी हुई है, डाइड अप्रैल 15, 1912 जिस दिन टाइटैनिक डूबा था, ठीक है। और ये उनके नाम है और सब पे सेम डेट है भाई, सब पे सेम डेट है। और इवन भैया बता रहे हैं कि कुछ बच्चे थे जो 1 या 2 दिन के थे सिर्फ, मतलब डेज थे सिर्फ, इतना 1 डे ओल्ड या 2 डे ओल्ड उनका भी था। उसके बाद ये जो थोड़े बड़े बना रखे हैं, ये है भाई डाइड ऑन ड्यूटी, कैप्टन हस्बैंड ऑफ लॉरा मैरी जेन फ्रीमैन, ठीक है। ये सारे देखोगे ना आप तो इन मेमोरियम लिखा हुआ है। और सेक्रेट टू द मेमोरी ऑफ एडवर्ड एडवर्ड, ये थे एलियट ऑफ द हीरोइक क्रू, ये भी क्रू मेंबर थे, डाइड ऑन ड्यूटी, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो गेव, ये भी डाइड ऑन ड्यूटी होंगे, लॉस्ट इन द, हाँ। तो कुछ ऐसा सा है भाई, आज भी लोग आते हैं फ्लावर्स रख के जाते हैं, जैसे कि ये देखो, ठीक है। उसके अलावा पॉल्सन, अल्मा पॉल्सन, और ये किनका है, सिडनी लेजिल, erected to the memory of an unknown child whose remains were recovered after the disaster to the Titanic April 15th. Memory of an unknown child, okay. Harrison, who lost his life in the Titanic disaster. In the midst of life, we are in death. टाइटैनिक जिसने देखी है भाई, तो जैक डॉसन जो अपने प्रोटैगनिस्ट थे इस मूवी में, ये देखो भाई, तो इनकी भी मेमोरियल यहाँ पे बना रखी है। और इस पे डेली फ्रेश फ्लावर्स, मतलब इसको थोड़ा अलग से रखा जाता है। अब पता नहीं ये फिक्शनल कैरेक्टर था कि एक्चुअल कैरेक्टर था, बट फिर भी यहाँ पर जैक डॉसन डाइड ऑन अप्रैल 15, 1912। और इस पे ये छोटा सा मैसेज लिखा हुआ है और फ्रेश फ्लावर्स आके कोई चढ़ा के जाता है इस पर। तो ऐसा सा है भाई, मैंने कहा चलो देख लेते हैं, क्योंकि जब साउथहैम्पटन से निकले थे हम लोग, वहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी थी, ठीक है। और जहाँ से टाइटैनिक निकला था, और हैलिफैक्स से सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 1800, 1100, 1200 मैंने देखा था, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, ठीक है, जहाँ टाइटैनिक डूबा था। मैं एग्जैक्टली आपको बताऊँ तो यहाँ से 1296 किलोमीटर दूर टाइटैनिक डूबा था इस पोर्ट से, जो हैलिफैक्स पोर्ट है। और 600 किलोमीटर लगभग न्यूफाउंडलैंड से। न्यूफाउंडलैंड भी एक प्रोविंस है, फाउंडलैंड फिनलैंड कुछ भी कह सकते हो, फिनलैंड होती है उसकी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 600 किलोमीटर दूर था। बाकी एक चीज़ आप लोगों को और बताऊं, टाइटैनिक जब डूबा था ना, उस टाइम पे रिकवरी की जो टीम निकली थी सबसे पहले, या फिर एंड तक जो रिकवर कर रहे थे लोगों को, वो हैलिफैक्स पोर्ट से ही निकले थे सब लोग, क्योंकि नियरेस्ट जो पोर्ट था उस टाइम पे वो हैलिफैक्स से था। इस टाइम पे न्यूफाउंडलैंड करके, न्यू फिनलैंड आप कह सकते हो, न्यूफाउंडलैंड कह सकते हो, न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर जो कि एक प्रोविंस है कनाडा में, उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है न्यू फिनलैंड, ठीक है। और न्यू फिनलैंड से भी बहुत पास है, वो 600 किलोमीटर है सिर्फ, बट यहाँ से लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास है जो लोकेशन थी जहाँ पर टाइटैनिक डूबा था। तो रिकवरी के लिए जो टीम निकली थी वो यहीं से निकली थी, और एंड तक जितना भी सर्च ऑपरेशन था वो सारा का सारा कंट्रोल या मैनेज हैलिफैक्स से ही किया जा रहा था। चलें, चलो लेट्स गो करते हैं भाई अब यहाँ से।
ओके, तो पहुंच गए भाई। इस जगह का नाम है सिटाडेल और यहाँ से चारों तरफ आप लोगों को व्यू देखने को मिलेगा। सामने देखोगे तो इधर ये थोड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, इसके पीछे बढ़िया समुद्र के नज़ारे, इधर एक छोटा सा आइलैंड, इधर भी बोट पोटी हैं। ये हेलीफैक्स में है ना मेन? ये हेलीफैक्स है भाई मेन। और इधर ये छोटा सा पता नहीं क्या बना रखा है, ऊपर जाने की जगह नहीं है ना? ये पूरा म्यूजियम है और इसका टूर होता है। ये म्यूजियम है, ओपन म्यूजियम? हाँ, टिकट बुक करना पड़ेगा इसका। अच्छा। गाइड बाकायदा ले जाएगा। और ये है, अगर दिन में टाइम है हाँ। तो एक बार देखा जा सकता है। ये भी इनके ऑफ और ऑन ऑफ सीजन होते हैं। तो इसमें किस चीज का म्यूजियम है? ये हॉन्टेड हाउस अंदर। अच्छा और अच्छा पहले जेल थी शायद यहाँ पे। तो अच्छा। उसके अंदर काफी बड़ा एरिया है। ओके। वो भी तो भैया स्टेडियम में म्यूजिक फेस्ट होता है। नहीं ये देखो म्यूजिक सामने, ये फेस्ट देखो। हुआ था। हाँ, म्यूजिक फेस्ट, काइट फेस्टिवल होता है यहाँ पे। अच्छा, ये हेलीफैक्स का सेंटर के आसपास है क्या, डाउनटाउन के आसपास? सेंटर है ये। अच्छा अच्छा। ये सामने ही देखोगे तो ये चर्च भी है कोई सा, और ये रहा वो जो पोर्ट के अगल बगल ही। वो जो क्रेन है वो है पोर्ट। अच्छा ये जो लाल बिल्डिंग दिख रही है, हाँ, 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 वेस्टर्न लिखा हुआ है जो। अच्छा, ये वाला। हाँ। अच्छा, ये रेड वाली? हाँ, ये रेड वेस्टर्न लिखा हुआ है। ये ना, ये वाली। हाँ 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 पुरानी सी बिल्डिंग है। हाँ 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 ये वाली नहीं, इसके पीछे वो है। हाँ, वो रेड वाली हाँ। पीछे। हाँ अच्छा, वो वही है लाइन- आपका? हाँ, वो 1930 की बिल्डिंग है। अच्छा कनाडा रेलवे ने बनवाई थी। अच्छा जी। हाँ, ये रहा, वेस्टर्न लिखा तो है। हाँ कैनेडियन रेलवे का जो है हाँ हाँ। होटल था वो। अच्छा उन्होंने काफी साल चलाया, उसके हाँ। बाद बेचा। पहले हिल्टन को बेचा, ओके। अभी फाइनली मैरियट ऑपरेट करता है इसको। अच्छा, और नाम वही है वेस्टर्न? वेस्टर्न मैरियट की ब्रांड है। अच्छा अच्छा। तो वेस्टर्न नोवा स्कोशियन हो गया, हिल्टन नोवा स्कोशियन हो गया। तो नोवा स्कोशियन उसमें हमेशा जुड़ा रहा। अच्छा, वैसे है तो ये मेरिट की चेन, मतलब मेरिट के अंडर ही है ना? और वेस्टर्न जो होटल्स हैं इंडिया में भी उसी की चेन है? हाँ, वो मैरियट की ही ब्रांड है। ओके। स्टारवुड प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। स्टारवुड कंपनी मैरियट ने खरीद ली थी अच्छा 1990 या 2000 के करीब। ओके। बाकी भाई भैया को नॉलेज इस चीज़ की वजह से क्योंकि हॉस्पिटैलिटी में ही है और इसी वाले वेस्टर्न में वर्किंग है। वाटर फ्रंट है। अच्छा अच्छा। आते हैं पोर्ट पे लगेंगी ये सारी बोट्स जो है। हाँ हाँ हाँ, ये पूरा पोर्ट ही है ना? हाँ, हाँ। ये तो बोर्ड वॉक के लिए है, लोग वॉक करते हैं। और अभी तो थोड़ी सी ठंड फिर भी है, जैसे समर आएगी हाँ तो बोर्ड वॉक पूरा फेस्ट एरिया है। वहाँ पे इवेंट्स होते हैं और म्यूजिशियंस आते हैं। हाँ। पूरा मार्केट ओपन होता है। अच्छा क्योंकि क्रूज आती हैं, क्रूज यहीं हाँ। और शाम क्रूज वाले सारे घूमने आते हैं, शॉपिंग करने। अच्छा 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 अच्छा। प्राइवेट यॉट्स भी लेके आते होंगे लोग? हाँ हाँ। अब एक चक्कर लगा लिया भाई, गोल 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 गोल, और ऐसा सा कुछ व्यू है सामने। सनसेट हम सोचे देख के चलेंगे, बट अभी हो रहे हैं भाई 7 और 9 के आसपास, मतलब 8:45 के आसपास सनसेट होगा। इसलिए हमने कहा भाई 2-2.5 घंटे क्या करेंगे यहाँ पे, चलते हैं। गाड़ी भी पहुँच गए अपने गाड़ी के पास, गाड़ी कर दी है भाई यहाँ पे पार्क। और सामने ये है बोर्ड लगाओ, पेमेंट रिक्वायर्ड 8 AM to 6 PM, इसके अलावा फ्री है। और 6 बच्चों के हैं तो अब हम लोगों को पे नहीं करना है। ऐप होती है, हाँ हाँ। ऐप पे अपना गाड़ी का नंबर आपने एक सेव करके क्या रखा है। एप्लीकेशन है मेरे को बता दो। हाँ, मैं कर लूंगा ना, मुझे आगे तो फिर ड्राइव करके वो ही करना है। चलो वो अभी कर लेंगे लॉगिन वगैरह, मतलब बाहर का नंबर भी ले लेंगे ना ये लोग? लेना चाहिए। हॉटस्पॉट मोबाइल करके ऐप है, अच्छा, ठीक है। पार्किंग मिल जाएगी ना इस हाँ, इसमें जैसे सी लिखा हुआ था, पे? सी लिखा हुआ था तो सी जोन का आपने टिकट लेना। ओके 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 ओके। अच्छी चीज़ ये है, 1 घंटे का टिकट लिया आपका, आधा घंटे का काम है, आप वापस आ गए, अच्छा फिर टैक्स को कैंसिल करो, हाँ बचा हुआ पैसा रिफंड। अच्छा। और क्या चार्जेस हैं वैसे आवरली बेसिस पे? तो $2 है। $2-3? हाँ, 2-3 भी नहीं। बड़ी सस्ती पार्किंग यार कनाडा में। मतलब मैंने लिटरली पता है यूके में, आयरलैंड में लास्ट ट्रिप पे मैंने 20,000 रुपये दिए पर डे पार्किंग के, और पता नहीं था हमें। तो भाई फिलहाल आए हैं हम देसी गार्डन में। नहीं, अंदर भाई कोई नहीं है, अंदर कोई नहीं है। ओहो, कुर्सियां उल्टी रखी हैं। बंद है क्या? हाँ बंद है भाई। देसी गार्डन इंडियन रेस्टोरेंट पे आए थे यार, देखते हैं, चलो कोई दूसरा देखते हैं। ये देख लो भाई, रात के 12 बज रहे हैं और 21 तारीख है, और आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे व्लॉग अपलोड करना है।
और यहाँ पर ब्लॉग एडिट हो रहा है। आज सारी की सारी एडिटिंग मैंने खुद से की है क्योंकि एडिटर के पास टाइम नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैं हैंड टू हैंड भेजूँगा तो इतनी जल्दी एडिट नहीं हो सकती है। और आज ही ब्लॉग पूरा कंप्लीट किया है। मैंने कहा यार डाल देता हूँ, डिले नहीं रखते हैं क्योंकि आप लोगों की कंप्लेंट बहुत आ रही थी भाई बहुत डिले हो रहा है व्लॉग। तो जस्ट अभी शूट कंप्लीट किया 1-1.5 घंटे पहले और एडिट करके अभी व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ मैं। आधे घंटे अंदर लाइव हो जाएगा, सोचो सेम डे। तो ख़त्म करते हैं भाई इस वीडियो को। बाकी आज भैया के यहाँ ही रुक गए हम लोग। होटल ले रहे थे बट भैया ने जाने नहीं दिया, बट एक रात का ही था तो हमने सोचा चलो कोई नहीं रुक जाते हैं, कल सुबह जाके फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करेंगे। आई होप कस्टम का कुछ भी पंगा ना पड़े, हो जाना चाहिए आराम से। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो भाई देखते हैं फिर, कल ही पता चलेगा। मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा उस बारे में, कल ही देखते हैं जो होगा होगा। बट ये है कि उनकी कॉल का वेट रहेगा मुझे। नहीं भी आता है कॉल तो एक बार मैं जाके विज़िट कर लूँगा सेकंड हाफ से पहले पहले, क्योंकि 3-4 बजे वो कस्टम बंद कर देते हैं, फिर एक दिन और रुकना पड़ जाएगा फालतू में। चलो जी ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आएगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।